हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आ गया है और आप लोग जोश बनाए रखना क्योंकि 2026 आपका होने वाला है। ठीक है, अभी देखो हमारा टारगेट भी है 2026। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये 2026 को टारगेट लेके चलना है कि 2026 में हमको गेट थ्रू होना है। आज का जो अपना स्पेशल क्लास रहेगा वो एसएससी और सीपीओ से रिलेटेड है। जो बच्चे, जो भी एस्पिरेंट्स एसएससी और सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि इसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसमें कई बार जो ये पूछे गए हैं इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और एक उनके पास सेट ऑफ पेपर होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सारे तुम्हारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वही इंपॉर्टेंट है जिनका रेपिटेशन हो रहा है और जिनको आप कई बार पढ़ चुके हैं कि ये इस एग्जाम में पूछा गया है, ये इस एग्जाम में पूछा गया है, तो वही मैं पूरे तैयार कराऊंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखोगे तो आप 1700-1800 हो रहे हैं, तो उसमें 1700-1800 आप पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे दूसरे। और फिर सब्जेक्ट की बात छोड़ो, इंग्लिश में ही इतना कुछ पढ़ने के लिए है कि मेंस की तैयारी जब कराने लगूंगा तो आप एप्लीकेशन राइटिंग, क्लोज टेस्ट, पैसेज राइटिंग और कई सारे ऐसे सेगमेंट जुड़ जाएंगे कि इनके लिए फिर टाइम कब निकालेंगे आप। तो आपको मैं बहुत ज्यादा 350-400 ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे, उसमें आप फेल होके नहीं आएंगे। सिलेक्शन मेरी तरफ से पक्का रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो आज की क्लास है आपकी सीपीओ प्लस एसएससी। ठीक है, इसमें जो वर्ड पूछे गए हैं ये रिपीटेड वर्ड है कि एक एक वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन सा कितने बार पूछा गया है। जैसे एबेटोयर है, एबेटोयर जो है ये 4 टाइम्स पूछा गया है और ये कब तक, 2023 तक की बात बता रहा हूं। हो सकता है 24-25 में भी आ चुका हो, किसी ना किसी फॉर्मेट में एग्जाम में आ चुका है। फिर इसके बाद जो आपका एब्रीविएशन है ये 4 टाइम्स पूछा जा चुका है। फिर एब्डिकेट, एब्डिकेट 7 टाइम्स पूछा गया है। तो समझ लो कि जो भी मैं अब हर एक का नहीं बताऊंगा मैं कि कितने बार कौन सा पूछा गया है, कोई कोई वर्ड 13-13, 14-14 बार पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डोंट मिस द क्लास टिल द लास्ट। ओके, देखिए, अच्छा याद करने का जो तरीका रहेगा आपको, वो जो मैंने वो कैब विद फन वाला सेगमेंट कंप्लीट करवाया है, कंप्लीट नहीं वो तो चल रहा है, उससे एक आइडिया लेना कि इन वर्ड्स को कैसे याद करना है, कैसे फनी तरीके से याद करना है। जो लास्ट क्लास थी मेरी उसमें मैंने पावर ऑफ इमेजिनेशन आपको बताई थी। पावर ऑफ इमेजिनेशन से आपने कितने सारे वर्ड्स एक लाइन में याद कर लिए थे। तो पावर ऑफ इमेजिनेशन वाला अगर लेक्चर आपने नहीं देखा उसको जरूर देखना, रेफर करना। इसके जस्ट लास्ट वाला है वो क्या विद फन में, शायद 11th लेक्चर होगा, वो देख लेना उसमें। तो ये सारे आपके वर्ड बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएंगे। देखो, पहला वर्ड है हमारा एबेटोयर। एबेटोयर क्या होता है? कसाई खाना। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, जहां पर एनिमल को काटा जाता है वहां पर उसको क्या बोलते हैं? एबेटोयर। ये बहुत ही फेमस वर्ड है, पूछा जा चुका जाने कितने बार। और ये देखो, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नहीं पूछे गए ये वर्ड, ये इसका आप एंटोनिम्स भी पूछा जाता है, सिनोनिम्स भी पूछा जाता है। तो आपका केवल ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपका इसके साथ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी कंप्लीट हो रहा है, प्लस आपका इसमें स्पेलिंग करेक्शन के लिए जो आता है वो भी सही होगा। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख के दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि सही कौन सी है। ठीक है, तो वो भी आपका कंप्लीट हो रहा है। बड़े कमाल की चीज है, आप लोग बने रहिए थोड़ा क्लास में। पहला कंप्लीट हो गया। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन सबको पता होता है कि कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, जैसे आरआरबी हो गया, सीडीएस हो गए और एनडीए हो गया, तो सब एब्रीविएशन में लिखा है ना, एब्रीवेटेड है सारे। जो इनका एक्सटेंडेड फॉर्म है उससे एब्रीविएशन में लिखे जाते हैं, तो एब्रीविएशन हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया। 4 टाइम्स पूछा जा चुका है, 2023 तक की बात कर रहा हूं। इसके बाद सेगमेंट में भी कई सारे एग्जाम्स में भी ये पूछा जा चुका है। ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि ये अपनी तरफ से लिख रहे हैं। मैं पूरा जो तो डाटा लेके आया हूँ कौन सा वर्ड कितने बार पूछा जा चुका है। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म, फॉर्म मतलब जो है तो एक बहुत एक्सटेंडेड कोई फॉर्म होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। संक्षिप्त रूप को जब लिख दिया जाए तो उसको एब्रीविएशन बोलते हैं। एब्डिकेट, एब्डिकेट क्या होता है? मैंने जब वो विद फन तैयार करवा रहा था तो बताया था, एब्डिकेट के सिनोनिम्स आ जाएंगे, रिलिंग्विस आ जाएगा आपका, एब्डिकेट आ जाएगा आपका, गिव अप आ जाएगा, और 2-3 वर्ड हैं सही। तो एब्डिकेट मतलब, और सबका बताया था कि त्याग देने का संबंध अलग अलग सेंस में निकाला जाता है जो पर्टिकुलर वर्ड होता है। जैसे यहाँ पर एब्डिकेट का मतलब छोड़, मतलब सबका छोड़ना ही होता है। गिव अप मतलब क्या होता है? कोई आदत छोड़ देना। ठीक है, एब्डिकेट होता है कोई सिंहासन या अथॉरिटी छोड़ देना। और रिलिंग्विस क्या होता है? किसी स्थान को छोड़। अबेंडेंड क्या होता है? जैसे पुरानी कोई बिल्डिंग होती है उसको छोड़ दिया जाता है। सबका सेंस छोड़ना निकल निकल रहा है, लेकिन इसका सिनोनिम्स सब आते हैं। कोई भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग इसका टिक करके इजिली आ जाएंगे।
इसका मैंने वोकैब विद फन में अच्छे से करवा दिया आप लोगों को। टू गिव अप वंस थ्रोन, थ्रोन मीन सिंहासन या अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिए, एब्रेशन। एब्रेशन और एब्रिविएशन में कंफ्यूज ना होना, ये स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, केवल एक भी समझते हैं एब्रिविएशन में और गलती करके आते हैं। एब्रेशन, एब्रेशन मतलब असामान्यता। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, जो एक राइट कोर्स होता है, जो सीधा रास्ता होता है, उससे जब डेविएशन हो जाता है तो क्या बोलते हैं, एब्रेशन। जैसे जो ट्रेन होती है वो कभी कभी डिरेल्ड हो जाती है, तो इसका सिनोनिम्स डिरेल्ड भी हो जाता है, पथ भ्रमित हो जाना, तो एब्रेशन कर लेना। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन मतलब होता है धोना या साफ करना, शरीर की धोने की बात हो गई या हाथ धोने की बात हो गई तो वहां पर एब्ल्यूशन आता है। जैसे जो मुस्लिम भाई अपने होते हैं, जब नमाज अदा करने जाते हैं तो वजू करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एब्ल्यूशन कर रहे हैं। जो प्रीस्ट लोग होते हैं वो भी एब्ल्यूशन करते हैं, तो अपने को शुद्धिकरण करना, ठीक है। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोलिश। देखो एबोलिश क्या होता है, खत्म कर देना, यानी कि रिवाज या कोई नियम जब इनको खत्म करने की बात होती है तो उसको बोलते हैं एबोलिश। अच्छा, मैं ये हिंदी में भी लिख सकता था आप लोगों को कि ये हिंदी में इजी वे में आपको समझ में आ जाए, बट हिंदी में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपका पेपर एग्जाम किसका होगा, इंग्लिश का होगा, तो लिख के किस में आएगा, इंग्लिश में आएगा। मैं बोल आपको हिंदी रहा हूं, लेकिन आप लोग इस वर्ड, इस सेंटेंस को जरूर याद रखें, नहीं तो क्या होगा, आपको ये वर्ड तो याद रहेगा लेकिन ये भूल जाएंगे, तब कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। आप इसको याद कर लेंगे, याद करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, कुछ मैं वर्ड आपको बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग अपने हिसाब से इसका कोड वर्ड बना लिया करो। जैसे एबोलिश, अब इसका सेंस निकालो, अब पोलिस। एबोलिश जहां भी वर्ड मिल जाएगा आपको तो समझो वो लिखा है अब पोलिस क्या कर देगी, खत्म कर देगी। कोई चोर होगा, ठीक है, वो भाग रहा होगा, तो एबोलिश, अब पुलिस उसको क्या करेगी, सीधे खत्म कर देगी। तो एबोलिश अब पुलिस, ऐसे कोड वर्ड बना लेना। दूसरा एबोरिजिनल। एबोरिजिनल क्या होता है, किसी देश के मूल निवासी। जैसे अपने देश में अभी काउंटिंग चल रही है, जो बाहरी व्यक्ति हैं अपने देश के नहीं है उनको निकाला जा रहा है, तो क्या कहा जा रहा है, अब ओरिजिनल लोग ही यहाँ पर भारत में रहेंगे, यानी कि किसी देश के मूल निवासी, किसी देश के मूल निवासी अब ओरिजिनल लोग ही रहेंगे। ओरिजिनल लोग कौन होंगे, यानी हम अपने देश भारत के देश के हैं तो हम ओरिजिनल है, तो अब ओरिजिनल लोग ही रहेंगे, यानी कि किसी देश के मूल निवासी। तो इसको इंग्लिश में कैसे आएगा आपको, एग्जिस्टिंग, जो रह रहा है इन लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, बहुत पहले समय से, जैसे अपने यहाँ पर 1947 या 1949 से जो लिया जाता है, जो रजिस्टर रेडी किया गया था, उसके पहले से जो लोग रह रहे हैं तो वो मूल निवासी हो गए। तो अब ओरिजिनल मतलब किसी देश के मूल निवासी, तो हम लोग पहले से रह रहे हैं, हमारे बाबा पर बाबा इस उस समय से पहले रह रहे हैं, और जो लोग बाद में आए हैं, इमिग्रेशन हो गए आए हैं, तो उनको हटाने की बात चल रही है। तो वहां पर वर्ड क्या होगा, अभी ये वर्ड पेपर में छाया हुआ था, ये याद रखना, इन सब वर्ड का रिपीटिशन हो चुका है, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको, कई बार रिपीटिशन हुआ है, और इसको याद करना जरूर। एवरेज, एवरेज मतलब छोटा कर देना। देखो एक सबसे पहला जो मैंने लिखाया था अबेट, अबेट मतलब होता है कम होना। जैसे मान के चलो फॉग पड़ रहा है, तब वहां पर उस सेंस में, मतलब जो इंटेंसिटी जब किसी चीज की कम हो जाती है तो वहां पर अबेट वर्ड यूज होता है। लेकिन एवरेज क्या होता है, छोटा कर देना। छोटा करना इन द सेंस, किसी भी सेंटेंस का मतलब जो निकल रहा है या पैसेज का जो मतलब निकल रहा है उसको एक लाइन में पिरो देना या दो लाइन में पिरो देना, उसका सेंस बदले बिना, उसका मतलब वही निकलना चाहिए जो बोलते हैं ना, उसका संदर्भ, उस सेंस में यूज होगा एवरेज। एवरेज मतलब छोटा कर देना। नेक्स्ट देखिए, एब्रोगेट। एब्रोगेट क्या होता है, रद्द कर देना। इसका सिनोनिम भी लिख लो, एनल, ठीक है, कई बार वर्ड पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा ही जाएगा। एब्रोगेट मतलब रद्द कर देना। टू कैंसिल अ लॉ और एग्रीमेंट, तो इसको भी कोई वर्ड, कोड वर्ड बना लेना अपना, कैसे याद करना है, एब्रोगेट। क्योंकि हर एक का अगर मैं कोड वर्ड बनाऊंगा तो क्लास आपकी है 30 से 35 मिनट की, अब उसमें वर्ड आपको जो है तो 8-10 ही पढ़ा पाऊंगा, तो वो आपके लिए भी टाइम टेकिंग हो जाएगा, आप फिर बोर होंगे। तो आप लोग अपना खुद काम ये करना, अगर कोड वर्ड बनाना सीखना है तो वोकेबलरी विद फन में जाइए, वहां पर आपको अच्छे से बता दिया गया है कैसे बनाना है। एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना। एब्सकॉन्ड वर्ड इतने बार पूछा गया है कि मैं बताऊं आपको, 23 to 24 टाइम पूछा गया है, ये फेवरेट वर्ड, याद कर लीजिए इसको, हर एग्जाम के फॉरवर्ड में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बहुत जिद्दी है, आ जाता है। एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना। टू गो अवे, ये जरूर याद करना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, आपको ये वर्ड याद हो जाएगा, एब्सकॉन्ड पता हो जाएगा, लेकिन जब ये पूछ देंगे ना तो आपको ऑप्शन में भी ये दिखेगा, तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बता रहा हूं मैं। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली फ्रॉम समवेयर, कहीं किसी स्थान से चुपचाप भाग जाना, तो वो क्या होता है, एब्सकॉन्ड बोलते हैं। जैसे चोर भाग जाते हैं पुलिस की हिरासत से, किसी की कैद से भाग जाना, तो एब्सकॉन्ड, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या होता है,
बेतुका, ठीक है। इसका जैसे आपको कोरिलेशन बनाना है किसी से, तो आप इसको लिख सकते हैं अब शर्ट, यानी अब जो आप शर्ट पहनते हैं वो आपके ऊपर मेल नहीं खाती है, बेतुकी लगने लगी है, ठीक है। तो इसको कोरिलेशन बना लेना, फरी वे में याद करना, याद हो जाएगा आपको। एब्सर्ड, बेतुका, ये जरूर याद रखना। विच इज इलॉजिकल और रेडिकुलस, रेडिकुलस मतलब कोई जो मतलब गंदी बात बोलता है या इलॉजिकल होती है, उसको हम रेडिकुलस बोलते हैं। व्हाट रेडिकुलस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। इलॉजिकल होती है कोई बात, तो वहां पर हमारा वर्ड यूज होता है एब्सर्ड है, ठीक। तो इसका आप सिनोनिम्स भी देख सकते हैं, इलॉजिकल हुआ या रेडिकुलस हुआ तो बना सकते हैं। एक्लोलेड, एक्लोलेड क्या होता है? पुरस्कार पाना या सम्मान पाना। इसको याद कैसे करेंगे? एक दोस्त को एक गिफ्ट मिला, कोई पुरस्कार मिला, सम्मान मिला, ठीक है। तो उसको थोड़ा और लालच बढ़ जाता है, कहता है एक और ला देना यार, एक और उठा दे वहां से, एक और ला दे, यानी क्या? पुरस्कार, एक और उठा दे पुरस्कार। तो ऐसे याद कर लेना इसको। एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस। लॉडेटरी नोटिस क्या होता है? प्रशंसा पत्र जो होता है दिया जाता है, उसके बारे में बात हो रही है। एकम्प्लाइज, एकम्प्लाइज क्या होता है? जहां पर ए डबल सी लग जाता है आपका, वहां पर सह का संबंध निकलता है, ठीक है। रूट वर्ड में आपको ये बताऊंगा मैं। एकम्प्लाइज मतलब सह अपराधी, अभी इसको मैंने नहीं बताया है, रूट वर्ड में बता दूंगा। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, जो दूसरों की हेल्प करता है कोई क्राइम कमिट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एकम्प्लाइज। एसेर्बिक, देखो इसमें ये रूट वर्ड हमारा मिल गया, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो रूट वर्ड वाला लेक्चर देख लेना। रूट वर्ड क्या बताया था मैंने कि एक ही वर्ड से कम 20 से 30 वर्ड मीनिंग आपकी रेडी हो जाती है, ठीक है। कोई कोई तो कम से कम 400 वर्ड मीनिंग केवल एक रूट वर्ड याद करने से, आप एक रूट वर्ड याद होने से आप कम से कम 400 से 500 वर्ड मीनिंग तैयार कर लेते हैं। कुछ ही है, लेकिन बाकी आप में 30-30, 40-40 तो सब में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको रूट वर्ड याद है तो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये एसीई मैंने रूट वर्ड आपको बताया था, जहां पर एसी या एसीई मिल जाता है तो वहां पर तीखापन, कड़वाहट, दुश्मनी, इस टाइप से निगेटिव सेंस निकलता है, ठीक। जैसे यहाँ पर एसेरिक, एसेरिक मतलब कड़वा, और मैंने आपको बताया था एक्रीड हो गया, एक्रीमोनी हो गया। तो ये सब क्या है वर्ड? एक्रीमोनी जैसे दुश्मनी होगी तो कड़वाहट ही तो है बीच में लोगों का, अगर दोस्ती नहीं है और एक्रीमनी है तो उनके संबंध अच्छे नहीं है, ठीक है। और एसिडिक हो गया, जैसे एसिडिक, एसी आ रहा है ना, तो रूट वर्ड में एक हमारा रूट अगर पता होता है तो कई सारे वर्ड उसके बन जाते हैं। अरे इतना सीरियस ना पड़ो यार, मैं भी सीरियस हो जाता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना जाकर के। अचानक पढ़ाते पढ़ाते मैं सीरियस हो जाता हूँ तो आप लोग और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या पढ़ाने लगे। एसेरिक मतलब कड़वा स्वभाव, स्वभाव से रिलेशन इसमें। सार, बिटर इन नेचर, जो स्वभाव में सार्प हो और खट्टापन हो, जिसमें तीखापन हो, वो सब एसेरिक के कंडीशन में आ जाते हैं। दूसरा देखो एकॉस्टिक। अब देखो जहां पर कॉस्टिक है तो साउंड से रिलेटेड हो गया। एकॉस्टिक ध्वनि विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, उसको क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक। देखो हर वर्ड में टाइम क्यों दे रहा हूं, वो वर्ड में 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, और जो वर्ड 2-3 बार रिपीट होगा आपका दिमाग उतने बार उसको रिसीव कर रहा है, तो इसलिए आपके न्यूरॉन्स की बॉन्डिंग तेज हो रही है, वो वर्ड आपको याद होगा इजीली, ठीक है। तो एकॉस्टिक ध्वनि विज्ञान, द साइंटिफिक साउंड ऑफ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है। जो धुन वगैरह बनाई जाती है ना, ऐसे नहीं बन जाती है कि कुछ भी हम गाने लगे, उसका एक बाकायदे रूल होता है, कौन सा स्वर कहाँ पे रखने से क्रिसेंडो उसका क्या बनना है। क्रिसेंडो मतलब उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, गाने का। तो उसकी एक स्टडी की जाती है, वो किस में आता है? एकॉस्टिक में आता है। या म्यूजिक में कौन सा उतार चढ़ाव हमको लाना है, कैसे लाना है, क्या रूल्स है उसके, उसकी स्टडी की जाती है, तो धन विज्ञान में आ जाती है। एक्विट, एक्विट मतलब बरी कर देना या रिहा कर देना। ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी बाय द कोर्ट, मतलब किसी को अगर अपराधी नहीं, अपराधी नहीं मतलब अगर किसी का अपराध सिद्ध नहीं होता है कोर्ट में, तो कोर्ट उसको क्या करती है कि डिक्लेयर कर देती है ऑब्वियसली कि वो गिल्टी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्विट, कोर्ट ने एक्विट कर दिया है, ठीक। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रोबैट। एक्रोबैट क्या होता है? देखो इसमें भी एसीआर आपका लगा है, तो इसका मतलब हवा से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, ये रूट वर्ड में मैंने आपको बताया है, आपको पता होना चाहिए। एक्रोबैट मतलब हवाई करतब करने वाला, जो देखते होगे आप 15 अगस्त या 26 जनवरी को कहीं कहीं पर एवियोनिक्स का प्रोग्राम किया जाता है, जैसे मोस्टली आपका बैंगलोर में होता है या फॉरेन में लोग करते हैं। अभी एक प्लेन भी क्रैश हुआ था, तो उससे रिलेटेड है, जो जो पायलट हवाई करतब दिखाते हैं, बूम से लेके चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, तो ऐसा आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा करतब इसमें दिखाया जा रहा है, स्टाइल में चलाया जा रहा है, इस तरीके से समझ लो आप, तो उसको बोलते हैं एक्रोबैट। एक्रो आपका एक रूट वर्ड होता है, और जहां पर एसी आ जाता है वहां पर हवा से संबंधित कोई ना कोई बात की जाती है, ये मैंने आपको बताया है रूट वर्ड में, देख लेना इसको। क्या पूछा जाएगा? एन एंटरटेनर, एक एंटरटेनमेंट करने वाला।
वो परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। फिजिकल फीट क्या होता है? जो किसी चीज को फिजिकली मूव कर रहा है और एक इंटरटेन भी आप लोगों को करा रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, उसको बोलते हैं एक्रोबैट। ये वर्ड, ये सेंटेंस याद कर लेना, जो कि हो सकता है आपको ये याद रहे, आप इसका मतलब ना निकाल पाए कि इंटरटेनर तो कुछ भी स्टेज पे खड़े होकर कोई कर रहा होगा, तो इसका मतलब आप दूसरे से संबंध बना लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वर्ड आपके लिए, ये सेंटेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो, एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब क्या होता है? शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। एक्रो मतलब किसी चीज को एसीआर लगा है, ठीक है, यानी कि इसमें भी छोटे करने के सेंस में आ रहा है। इसमें एसी लगा है, इसमें एक्रो लगा है। इन दोनों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको रहेगा, लेकिन जो स्पेसिफाइड वर्ड मैंने आपको बताए हैं, आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो श्योरिटी आ जाएगी कि किसमें कौन सा रूट वर्ड, कौन से वर्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक्रोनिम शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। जैसे क्या बताया है? एन एब्रिविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स। कोई हमारा वर्ड मीनिंग है, उसके शुरू के 2-3 लेटर्स ले लिए जाते हैं, उससे जो बनता है वर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। जैसे स्क्वाड्रन की बात होती है कहीं पर, जैसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है, तो FLT लिख दिया जाता है, पूरा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। स्क्वाड्रन की बात हो गई तो SQN ऐसे लिख दिया जाता है। शुरू के शब्द ले लिए जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि क्या लिखा है, उसको बोलते हैं एक्रोनिम, ठीक है। जैसे लेफ्टिनेंट होता है तो शुरू के 2 वर्ड ले लिए गए, स्पेलिंग तो LEI करके होता है आपका, लेकिन ये जब शॉर्ट फॉर्म लिख दिया जाता है एक्रोनिम, तो इसको लेफ्टिनेंट ही कहते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोनिम। एक्रोफोबिया, देखो जहां पर एक्रोफोबिया आ गया तो ऊंचाई का डर। एक्रोफोबिया ऊंचाई का डर। जो भी आपके फोबियाज है ना, फोबिया हो गया, मैनिया हो गया, ये दोनों मैंने बताए हैं आपको। इससे रिलेटेड कई सारे वर्ड परफॉर्म होते हैं, अलग अलग हैं सब। ये वर्ड बहुत पूछे जाएंगे आपको, जितने भी फोबिया से रिलेटेड है और मैनिया से रिलेटेड है। ये इनकी जो है तो इतनी एबंडेंसी है एग्जाम में कि आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैनिया और फोबिया जो भी है, आप वो जरूर पढ़ना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत आएंगे। फिर है एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है? जिसका दिमाग बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि डिसीजन लेने में एबल होता है और जल्दी डिसीजन लेने में एबल होता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूमेन, शार्प इन माइंड। बहुत बार पूछा गया है एक्यूमेन की, मतलब तो रिपीटेशन आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लगभग 32 टाइम्स पूछा गया है ये, डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो भी एग्जाम आपके हो रहे, 32 टाइम्स अभी तक पूछा जा चुका है। आप समझ लो कि इसके पूछे जाने की संभावना की खत्म हो जाती है? नहीं, यही फिर से रिपीट होगा आपका 1-2 साल में, सेम एग्जाम में रिपीट हो जाता है। एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था। किशोरावस्था कौन सी अवस्था होती है? एक जो पीरियड होता है प्यूबर्टी का और एडोलसेंस का, मतलब जो एडल्ट होते हैं, ये कौन सा पीरियड आ जाता है? दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, बता रहा हूं। एक होता है प्यूबर्टी, ठीक है, एक होता है एडल्टहुड। एडल्ट कब बोला जाएगा? जब आप वोट डालने काबिल हो जाते हैं। प्यूबर्टी क्या होता है? ये लगभग, जो लड़कियों में प्यूबर्टी होती है वो 10 से 14 साल के बीच की होती है। ये जो पीरियड होता है इसको प्यूबर्टी बोलते हैं। और ये जो आपका होता है, ये 18 से 22 के बीच में आ जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है, उसको क्या बोल देते हैं? एडोलसेंस। ना तो वो प्यूबर्टी में है और ना वो एडल्टहुड में है, तो उसको बोल देते हैं एडोलसेंस। जैसे आजकल बहुत चल रहा है जेन जी वगैरह, वो सब उसी से रिलेटेड है वर्ड, आप लोग देख लेना। मैंने आपको केवल अवस्था बताई है कौन सा है, एक प्यूबर्टी और एडल्टहुड के बीच की। जैसे 10 से 14 लड़कियों की हो गई, लड़कों कितनी होती है? 12 से 16 साल। प्यूबर्टी की एज 12 से 16 साल की होती है लड़कों में, और 10 से 14 साल होती है लड़कियों की। तो इन दोनों के बीच की अवस्था जो होती है, जैसे यहाँ 18 हो गया, यहाँ 16 आ गया, तो इनके बीच का गैप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। वो पूर्णतया मैच्योर्ड भी नहीं है, ठीक है, और ना वो प्यूबर्टी के अंडर में आ रहे, तो वो हमारी कंडीशन हो जाती है एडोलसेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरियल। एरियल क्या होता है कि एयर से संबंधित है, देखो AER आ रहा है, तो हवा से संबंधित हो गया। इसका मतलब क्या होता है? ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर। हवा से रिलेटेड जो भी बात हो रही है वहां पर एरियल से, कुछ भी हम मेजरमेंट करते हैं हवा में, तो वहां पर हम एरियल से डिस्टेंस लेते हैं। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी बताता हूं तो समझ में आ गया। जैसे ये मान के चलो कानपुर है, ठीक है, वाया रोड आप कहाँ गए? दिल्ली चले गए। तो रोड एक सीधे में तो जा नहीं रहा है, इधर गया फिर घूम के मथुरा होते हुए अलीगढ़ होते हुए तब जाके दिल्ली गए। तो ये हो गई बाई रोड डिस्टेंस हमारी, कितनी होगी? मान के चलो लगभग 400 किलोमीटर जैसे हो गई। बाई एयर, जैसे एयरक्राफ्ट जब जाता है तो मोस्टली हमारा
एक लाइन में जाता है, उसको तो ट्रैफिक की चिंता होती नहीं है, तो मोस्टली एक लाइन में जाएंगे। या फिर सीधे जब किसी चीज को आप देखते हैं, जैसे आप खड़े होंगे और वहां से आपको कोई पेड़ दिख रहा होगा, स्कूल दिख रहा होगा या पोल दिख रहा होगा, तो आप उसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है आपकी, तो उसको क्या बोलते हैं, एरियल डिस्टेंस। मतलब अगर कानपुर से दिल्ली की एरियल डिस्टेंस ली जाए तो लगभग कहिए आपको 320 या 330 के आसपास पड़े, क्योंकि ये दूरी आपकी ये वाली मेजर की जाती है। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एरियल डिस्टेंस बोला जाता है, और ये बायरो डिस्टेंस आपकी ज्यादा हो जाती है, बाई एयर आपकी डिस्टेंस एक लाइन में लाइन ऑफ साइट पे देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एस्थेटिक। लोगों को बोर ना होना, रिफ्रेश हो लिया करो बीच बीच में, क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़ा सीरियस पढ़ाने लगता हूँ, तो आपको सीरियस नहीं होना है, मुझे हो जाने दो, क्योंकि मैं बिल्कुल इसमें घुल मिल जाता हूँ। तो मैं भूल जाता हूँ कि सामने वाला बोर भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो जो चलते हैं ना यूट्यूब पे, बीच में हाँ बच्चों कैसे हो, कैसा है जोश, बीच में बोलते रहते हैं, तो वो मैं नहीं भी कर पाता हूँ, इतना आदत में नहीं है कि आपको जोश दिला सकूं। सीरियस पढ़ाई हो जाती है, कभी कभी ऐसे पढ़ाने लगता हूँ कि लगता है कि कोई बहुत बोरिंग टॉपिक लग रहा है। हो सकता है, अभी इतना एक्सपीरियंस मुझे नहीं है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए, एस्थेटिक एस्थेटिक सौंदर्य संबंधी कोई चीज होती है, कंसर्न विद ब्यूटी। अब जैसे जो लैक्मे हो गया, या समाना हो गया, वो सब जो महिलाओं से रिलेटेड जो सुंदरता की चीजें देखते हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं, सब एस्थेटिक में आते हैं। किसी के नेल्स की जो आर्टिस्ट होती हैं वो सब एस्थेटिक में आ जाते हैं, हेयर की कलाकारी जो लोग कर लेते हैं वो सब एस्थेटिक में आते हैं, सौंदर्य बनाना, किसी को सुंदर बनाना, वो सब किस में आता है, एस्थेटिक। नेक्स्ट देखिए, एजेंडा। एजेंडा मतलब कार्यसूची होती है। एजेंडा से मुझे हमेशा जब वर्ड पढ़ता हूँ तो एक वाक्य याद आता है। मेरे यहाँ पर एक चाचा थे, वो मतलब दारू वारू काफी पीते थे, तो वो कहते मैं चुनाव लड़ूंगा। तो लोगों ने बोला भाई तुम्हारे पास एजेंडा है कुछ, तो कहता हाँ मेरे यहाँ एक झंडा है, वो लगा है छत पे। तो उस वो वर्ड जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे याद आ जाता है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, कार्यसूची, मतलब अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस इन अ मीटिंग। मीटिंग मतलब जैसे कोई चुनाव लड़ता है तो उसकी कार्यसूची क्या है, उसका एजेंडा क्या है, कि अगर वो चुनाव जीतता है तो क्या क्या करेगा, उसको बोलते हैं एजेंडा, ना कि एक झंडा। नेक्स्ट है हमारा एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज क्या होता है, किसी जब कोई व्यक्ति शक्ति में, पद में, या फिर संपत्ति में बढ़ोतरी करता है, उन्नति करता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, एग्रेंडाइज। टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस इन पोजिशन, टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस, महत्वता अपनी बढ़ाने में, पद बढ़ाने में या धन बढ़ाने में, जो लोग अपने ये सब कुछ बढ़ाते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, एग्रेंडाइज। ठीक है, अब ये हमारा इतना हो गया, आज के लिए मैं सोचता हूँ काफी हो गया है। तो जो मैं वर्ड आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ये ना सोचना कि मैं हर बार बोलता हूँ, ये बोलता इसलिए हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रियली इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की डिमांड है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करके, जो पूछा जा रहा है, जो एग्जाम आजकल आ रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये वर्ड आपको मिलेंगे, आप से लिख के रख लो कि इनमें से अभी मैंने आपको लगभग 20 से 25 पढ़ाए होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनमें से एक या दो आपको मिल ही जाएंगे, किसी भी एग्जाम में बैठना आप। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको 350-400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगा, तो उसमें आपको जब मैं इतना एक लेक्चर में बता रहा हूँ कि एक से दो मिल जाएंगे, तो समझ लो कि आप मैं कितना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, और जो एग्जाम आएंगे आप देख लेना इसको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए दोस्त के साथ। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी ये तो चलता रहेगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके पैरेलल में मैं कुछ नई क्लासेस ला रहा हूँ। कुछ लड़कों की बहुत डिमांड है कि सर अब मुझे टेंस वगैरह और एक्टिव पैसिव की क्लास भी चाहिए, तो अब पैरेलल में आपके क्या चलेंगे, टेंस स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, जो टेंस होंगे आपके, वो आपके 10th 12th प्लस कंपटीशन, 3 स्टैंडर्ड के रहेंगे, यानी कि बेसिक टू एडवांस। इसमें ये जरूरी नहीं है कि 10th वाला बच्चा इसको नहीं पढ़ सकता है, 12th वाला नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि मैं जब सेंटेंस में बताऊंगा तो क्या होता है, आप लोग जब कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं तो नीचे की चीजों को बहुत छोटा समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अरे यार ये तो सब मुझे आता है। लेकिन जैसे ही 2-3 साल गुजरते हैं तो आपकी वो यादें सब धुंधली होने लगती हैं, फिर आपको लगता है कि यार रिवीजन करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये चीजें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे पढ़ाऊंगा, और ज्यादा सी क्लासेस नहीं होंगी, टेंस एक भी चीज नहीं छूटेगी, और जो एडवांस लेवल का है वो मैं आपको बताऊंगा, जो बेसिक है वही बताऊंगा, बोरिंग इसमें बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। अच्छा, अब जब 10th खत्म हो जाएगा हमारा, तब बात आएगी हमारी एक्टिव
एंड पैसिव। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसीजर हमारा रहेगा, जो 10th 12th और कॉम्पिटिटिव लेवल के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा नरेशन। नरेशन भी हमारा सेम रहेगा। ये चीजें कराना इसलिए जरूरी है कि अगर ये नहीं कराऊंगा तो जो भी आपके पैसेज राइटिंग आती है, क्लोज टेस्ट आते हैं, या किसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको कभी कभी ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे जिनका आप मतलब नहीं निकाल पा रहे होंगे, तो ये उसमें बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, चलिए लाइट भी चली गई है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।